So welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis in which we will discuss mainly four issues. In the first issue, we will discuss about NPA, NRC, CAA, and in the second issue, we will discuss about mental health crisis in India. And third issue is related to aviation safety in India. And fourth issue is related to evolution of pension reform in India. So let's discuss all the issues in detail. What are various issues related to NPR, NRC, CAA, census, and Aadhaar? Why a news? The Supreme Court said Citizenship Amendment Act provide enforceable right to religious minorities people who fled from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh due to persecution, but refugees will require to be screened first. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि तीन कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आने वाले नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो सिटीजनशिप गिवन किया जाएगा, सिटीजनशिप गिवन करने से पहले इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करना होगा. What is the difference between NPR and NRC? NPR means National Population Register. NRC means National Register of Citizens. The NPR is a register of all usual residents of India, including citizens and non-citizens, while the NRC aims to identify and document Indian citizens. NPR इंडिया के अंदर रिसाइड करने वाले ऑल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स का एक रजिस्टर होता है, जबकि एनआरसी ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रोविजन किया गया है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स से रिलेटेड आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए गए हैं. द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ एनआरसी. एनपीआर एनआरसी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है. इट मीन्स एनआरसी करने से पहले एनपीआर किया जाता है कंट्री के अंदर. द एनपीआर वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015 एंड 16. इंडिया में पहली बार 2010 में एनपीआर क्रिएट किया गया था. 2015-16 में इसको अपडेट किया गया था. द एनपीआर हैज डिटेल ऑफ हाउस होल्ड वाइज डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. एनपीआर के अंदर ओवरऑल कंट्री के 190 करोड़ पीपल का हाउस होल्ड डाटा मेंशन किया गया है. 2011 में जो एनपीआर किया गया था, स्पेशली 2010 में किया गया था, 2011 के सेंसस से पहले. इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 119 करोड़ पीपल एनपीआर के अंदर रजिस्टर किए गए थे. एनपीआर डाटा कैन बी शेयर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट्स अनलाइक द सेंसस डाटा. एनपीआर डाटा को गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट्स के बीच शेयर किया जा सकता है, बट सेंसस डाटा को गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट के बिफोर शेयर नहीं किया जा सकता. व्हाट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? एनआरसी क्या होता है? NRC is a record containing the names of real Indian citizens residing in the country. NRC नेशनल सिटीजन का एक रजिस्टर होता है जिसमें कंट्री के अंदर रिसाइड करने वाले इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड होता है. Indian effort made by the Indian government to identify and deport illegal immigrants as mandated by the Citizenship Act of 1955, Foreigners Act of 1946 and Passport Entry into India Act 1920. एनआरसी इंडियन गवर्नमेंट का एक एफर्ट है जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. और सिटीजनशिप एक्ट 1955, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग एनआरसी को मैंडेट किया गया है. नेशन वाइड एनआरसी वाज क्रिएटेड ओनली वन टाइम इन 1951 आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951. पूरे कंट्री के अंदर ओनली वन टाइम ही एनआरसी हुआ है. 1951 के सेंसस के बाद 1951 में ही एनआरसी पूरे कंट्री के अंदर कराया गया था. उसके बाद एनआरसी नहीं किया गया है. एट प्रेजेंट ओनली आसाम है सच एनआरसी मैंडेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2014. प्रेजेंट में इंडिया का ओनली वन स्टेट के अंदर ही एनआरसी किया गया है, जो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मैंडेट किया गया था, मॉनिटर किया गया था. The nodal agency for implementation of NRC is the Registrar General and Census Commissioner. NRC को इम्प्लीमेंट कराने वाली नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है. Since the NRC was implemented in Assam, there has been a growing demand for its nationwide implementation. आसाम के अंदर जब से NRC इम्प्लीमेंट किया गया है, नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड ग्रो हो रही है.
How NPR is the first step for the establishment of the National Register of Indian Citizens. एनआरसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एनपीआर को एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कंसिडर किया जाता है। द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनआरसी। एनआरसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनपीआर एक फर्स्ट स्टेप होता है। इट मीन्स सबसे पहले एनपीआर कराया जाता है, उसके बाद सेंसस कराया जाता है, उसके बाद एनआरसी कराया जाता है। ये सभी जो रिकॉर्ड होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। NPR differentiates citizens from non-citizens through a multi-phase process that collects demographic and biometric data on all usual residents. NPR प्रोसेस के थ्रू इंडिया के सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के को डिफरेंट किया जाता है और इसके लिए मल्टी फेजेज प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसमें पीपल के बायोमेट्रिक डाटा एंड अदर डाटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। The NRIC aims primarily to enhance national security by maintaining a verified citizen registry. एनआरसी के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को इनहांस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है और सिटीजन रजिस्ट्री को यहाँ पर बेटर तरीके से वेरीफाई करके मेंटेन किया जाता है। इट ऑल्सो ऑफर्स एडिशनल बेनिफिट सच एज स्ट्रीमलाइनिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिड्यूसिंग आइडेंटिटी फ्रॉड एंड डुप्लीकेशन एंड एनेबलिंग टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम दैट इंश्योर बेनिफिट रीच ओनली एलिजिबल रेसिपिएंट। एनआरसी अगर किसी का कंट्री के अंदर कराया जाता है, स्पेशली यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एनआरसी के थ्रू यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है सच एज स्ट्रीमलाइनिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिड्यूसिंग आइडेंटिटी फ्रॉड एंड डुप्लीकेशन, इनेबलिंग टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम। ये सभी सिस्टम्स को यहाँ पर एनआरसी के थ्रू मैनेज किया जाता है। व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? Citizenship Amendment Act was passed in 2019. It could not be implemented since the rules were not framed. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, बट अभी तक इसके लिए रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। यही वजह है कि इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ प्रोविजन फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स फ्रॉम 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ स्पेशली 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आने वाले 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज सच एज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन पीपल को यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन करने के लिए प्रोविजन करता है। In 2019, the Parliament passed an amendment to the Citizenship Act 1955 to define illegal migrants. 2019 में पार्लियामेंट के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया। 2014 के बिफोर एंड 2014 के आफ्टर यहाँ पर कौन लीगल माइग्रेंट होगा, कौन इलीगल होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट का को डिफाइन किया गया। Accordingly, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who entered India on or before December 31, 2014 were not be treated as illegal migrants and would be eligible for citizenship under the 1955 Act. Citizenship Amendment Act 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आने वाले इन 6 कम्युनिटी के नॉन मुस्लिम मेंबर्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया है, बट यहाँ पर मुस्लिम से जो भी होंगे उन्हें यहाँ पर मुस्लिम्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट ट्रीट किया गया, जबकि नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा और इन्हें 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन की जाएगी। इट मीन्स हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के जो भी पर्सन 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में माइग्रेट किया था उनको यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन की जाएगी, बट मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल को इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन नहीं की जाएगी। This amendment relaxed the eligibility criteria for certain classes of migrants from 3 neighboring Muslim majority countries on a religious line. Certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura
as included in the sixth schedule of the Constitution and areas covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 were exempted from the legislations amended. इंडिया में कुछ ट्राइबल एरिया स्पेशली सिक्स शेड्यूल स्टेट मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, आसाम के अंदर आने वाले एरियाज को CAA से आउट रखा गया है। द आसाम एनआरसी एक्सरसाइज एंड प्राइवेसी कंसर्न, आसाम के अंदर एनआरसी एक्सरसाइज हुआ, वहां पर कुछ प्राइवेसी कंसर्न रेज हुए। आसाम इज द ओनली स्टेट वेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हैज बीन अपडेटेड। इंडिया में आसाम ही ओनली एक ऐसा स्टेट है जहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी को 2019 में अपडेट किया गया है। NRC aims to identify illegal immigrants, particularly from Bangladesh. The process raised concern over its accuracy and fairness due to stringent documentation requirement that left many rural and less educated residents unable to meet the criteria. एनआरसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से जिन इलीगल पीपल ने आसाम के अंदर एंट्री किया था उनको आइडेंटिफाई करना और डिपोर्ट करना, इसका मेन पर्पस था। बट एनआरसी प्रोसेस ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर रेज किए, बिकॉज कुछ पीपल के पास स्पेशली वो पीपल जो एजुकेटेड नहीं थे या पुअर पीपल थे, उन पीपल के पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे। यही वजह है कि क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए और इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। Unlike the proposed national NRIC, Assam's NRC was guided by the Assam Accord which imposed unique conditions. नेशनल लेवल पर जो एनआरसी प्रपोज किया गया है, आसाम एनआरसी उससे थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आसाम एनआरसी आसाम अकॉर्ड के द्वारा गाइड किया गया, जिसमें कुछ यूनिक कंडीशंस यहाँ पर इम्पोज की गई। However, Assam's experience highlight the significant humanitarian and administrative challenges that could arise from implementing a nationwide NRC. आसाम एनआरसी का जो भी एक्सपीरियंस है उसने कुछ सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्रिएट किए हैं। नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी किया जाएगा उसके इम्प्लीमेंट के ड्यूरिंग भी ये इश्यूज अराइज हो सकते हैं। कंसर्न अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन परसिस्ट डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन द आधार केस। आसाम एनआरसी के अंडर कुछ डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का यहाँ पर पोटेंशियल मिसयूज किया गया है। ये नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि यहाँ भी डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है। द नीड फॉर रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन रिमेन्स क्रिटिकल। एक्सक्लूजन फियर पर्टिकुलरली फॉर कम्युनिटीज विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट ऑल्सो बी एड्रेस्ड। नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी होने वाला है वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज को कंसर्न करना होगा, डाटा प्रोटेक्शन को ध्यान रखना होगा। एक्सक्लूजन फियर बिकॉज कुछ पुअर पीपल या अनएजुकेटेड पीपल जिनके पास या फिर कुछ पर्टिकुलरली जो वीक कम्युनिटीज हैं उनके पास फुल्ली डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इस इशू को भी एड्रेस करना होगा। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एनआरसी एक्सरसाइज इफ आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। आधार पहले से ही एग्जिस्ट है, एनआरसी एक्सरसाइज की यहाँ पर क्यों नीड है? इट मीन्स यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड है कि जब ऑलरेडी आधार एवरी पर्सन का बना हुआ है देन एनआरसी एक्सरसाइज कराने की नीड क्यों है? आधार एंड द एनआरसी सर्व डिस्टिंक्ट पर्पज। आधार और एनआरसी दोनों का पर्पज डिफरेंट है। आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द UIDAI टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप। आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि UIDAI के द्वारा इंडियन रेसिडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है और ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार इज अ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल लिंकिंग रेसिडेंट टू सर्विसेज सच एज बैंकिंग, सब्सिडीज एंड डिजिटल आइडेंटिटी। आधार एक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन टूल है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज के साथ सच एज बैंकिंग, सब्सिडीज एंड डिजिटल आइडेंटिटी के साथ इसको लिंक किया गया है। The NRC aims to establish a comprehensive citizenship registry. NRC जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव comprehensive citizenship registry को establish करना है। While Aadhaar is focused on identity verification and can be held by any resident, the NRC is a citizenship verification system mandating proof of citizenship. आधार एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर फोकस करता है, जबकि
एनआरसी जो होता है वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन सिस्टम का के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है और इसके थ्रू सिटीजनशिप के प्रूफ को मैंडेट किया गया है। Thus, Aadhaar is broadly inclusive for all resident, whereas the NRC serves as a definitive record for citizen. आधार ऑल रेसिडेंट के पास हो सकता है, चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, बट एनआरसी जो होता है वो ओनली सिटीजन्स का ही रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दे प्ले कॉम्प्लीमेंट्री बट डिस्टिंक्ट रोल इन द इंडियाज गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार और एनआरसी दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से वर्क करते हैं, बट दोनों का रोल थोड़ा डिफरेंट है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया का गवर्नेंस के लिए एनआरसी और आधार दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। In this session, we will discuss about mental health crisis in India. According to recent data from WHO, more than 1 billion, it means about 100 crore people are living with mental health disorder. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट मोर देन 100 करोड़ पीपल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इंक्लूड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं। Those in distress can seek help at टेलीमनास हेल्पलाइन। जो पीपल एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इन गिवन कॉन्टैक्ट पर हेल्प टेकिंग कर सकते हैं। व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? मेंटल हेल्थ इट इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ के अंडर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग इंक्लूड होता है। मेंटल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ आवर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, रियलाइज आवर पोटेंशियल, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटी। मेंटल हेल्थ किसी भी पर्सन की स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी होती है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की कैपेसिटी होती है, वर्क को प्रोडक्टिवली तरीके से करने की उसकी एबिलिटी होती है एंड अपने कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की अगर किसी पर्सन के पास एबिलिटी है प्रॉपर तरीके से, देन इस सिचुएशन को मेंटल हेल्थ कहा जा सकता है। इट मीन्स मेंटल हेल्थ के अंदर कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि इसके अंदर वेरियस टाइप की वेल बींग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बींग। Key aspect of mental health: emotional well-being, the ability to manage and express emotions in a healthy way. इमोशनल वेलबींग का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन अगर अपने इमोशंस को हेल्दी वे में मैनेज अगर कर सकता है, देन इस सिचुएशन को इमोशनल वेलबींग कहा जा सकता है। अपने इमोशंस को अगर कोई भी पर्सन बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है किसी अदर पर्सन के लिए या मैनेज कर सकता है। Psychological well-being: a person's ability to realize their own abilities, learn well and work productively. कोई भी पर्सन अगर अपनी एबिलिटी को रियलाइज करता है, बेटर तरीके से लर्न कर लेता है या फिर कोई भी वर्क अगर प्रोडक्टिवली तरीके से कर पाता है, ये साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंडर ऐड किया गया है। सोशल वेलबींग: द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, मेंटेन रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। कोई भी पर्सन अगर अदर पीपल के साथ बेटर तरीके से इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाता है और कम्युनिटी के साथ वो अगर कंट्रीब्यूट करता है, देन वो सोशल वेलबींग के अंडर काउंट किया जाता है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? अकर्स व्हेन पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग कॉज डिस्ट्रेस और डिसरप्टिंग टू डेली एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग। कोई भी पर्सन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तब फेस करता है अगर उस पर्सन की थिंकिंग या फीलिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो रहा है और डिस्ट्रेस और डिसरप्शंस अगर वो दूसरे पर्सन के लाइफ में क्रिएट कर रहा है, डेली एक्टिविटीज में डिसरप्शंस क्रिएट कर रहा है, इस टाइप के पर्सन को कहा जा सकता है कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहा है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ: कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नंबर वन, स्ट्रेसर्स। लाइफ्स नॉर्मल स्ट्रेसर्स लाइक चेंजिंग इन वर्क और फैमिली कैन इम्पैक्ट वेलबींग। अगर किसी पर्सन के साथ कोई पर्सन अगर स्ट्रेस फेस कर रहा है, वर्क में अगर चेंजिंग हो रहा है या फैमिली अगर उसको चेंज करना पड़ रहा है, ये सब किसी भी पर्सन के वेल बीइंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर:
resilience, positive relationship, and a sense of belonging strengthen mental health. कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन का अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर उसका गुड है, अगर उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है, देन उस पर्सन का मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ हो सकता है। नंबर 3, रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर टू वायलेंस, पॉवर्टी और बुलिंग कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कोई भी पर्सन के साथ अगर वायलेंस होता है, पॉवर्टी को फेस कर रहा है, देन इस टाइप की प्रॉब्लम भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकती हैं। व्हाई इज मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट? मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड इनकम लेवल। Mental health conditions affect people of all ages and income levels. They are the second leading cause of long-term disability, contributing to loss of life, healthy life. मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑल एज के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, चाहे पीपल का इनकम लेवल कोई भी हो, सभी पीपल को ये अफेक्ट कर सकता है। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर अफेक्टेड पीपल एंड फैमिलीज एंड लीड टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉसेस ऑन अ ग्लोबल स्केल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पीपल एंड उसके फैमिलीज दोनों के लिए ही हेल्थ केयर कॉस्ट का बर्डन क्रिएट करता है। ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज। मेंटल हेल्थ सर्विस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये आज के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर एक बिग चैलेंज है। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? द न्यू फाइंडिंग्स पब्लिक पब्लिश्ड इन टू रिपोर्ट। न्यू फाइंडिंग्स टू रिपोर्ट के अंडर पब्लिश की गई हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एड्रेस 2024। नंबर 1, women are disproportionately impacted. The report show that prevalence of mental health disorder can vary by sex. Women are disproportionately impacted. इस रिपोर्ट के अंडर शो किया गया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सबसे ज्यादा वुमेन फेस कर रहे हैं। नंबर 2, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर आर द मोस्ट प्रिविलेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस अमंग बोथ मेन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के अंदर सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के अंडर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है, जो सबसे ज्यादा ये फेस कर रहे हैं। नंबर 3, सुसाइड। सुसाइड रिमेन अ डिवास्टेटिंग आउटकम, क्लेमिंग एन एस्टिमेटेड 7,27,000 lives in 2021 alone। 2021 में अबाउट 7,27,000 पीपल ऐसे थे जिन्होंने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से सुसाइड किया था। इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग पीपल। नंबर 4, SDG goal, Sustainable Development Goal. Progress made in reducing suicide mortality is too low in to meet the United Nations Sustainable Development Goal of a one-third reduction in suicide rates by 2030। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर ये डिसाइड किया था, टारगेट रखा गया था कि 2030 तक 1/3 सुसाइड रेट में रिडक्शन करना है। बट ये जो टारगेट के लिए इनिशिएटिव है वो अभी बेटर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। ऑन द करंट ट्रेजेक्टरी ओनली अ 12% रिडक्शन विल बी अचीव्ड। 2030 के लिए जो टारगेट रखा गया था, उस टारगेट का उस टारगेट का अकॉर्डिंग 33% यहाँ पर सुसाइड रेट को डिक्रीज करने का टारगेट रखा गया था, पर ओनली अभी 12% रिडक्शन ही किया जा सका है। नंबर 5, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज स्टैगरिंग। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी भी स्टैगरिंग है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अलोन कॉज द ग्लोबल इकोनॉमी एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन ईच ईयर। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ईच ईयर $1 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी को कॉस्ट करते हैं। व्हाट आर द फ्लॉज इन मेंटल केयर सिस्टम? मेंटल केयर सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं? नंबर 1, लैक ऑफ लीगल रिफॉर्म। While many countries have adopted right-based approach and enhanced preparedness for mental health and psychological support, this momentum has not translated into legal reform in India. बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ रिफॉर्म को एक राइट बेस्ड अप्रोच की तरह टेकिंग किया है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अदर कंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं। बट इंडिया के अंदर अभी इस तरह का लीगल रिफॉर्म नहीं किया गया मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। नंबर ऑफ fewer countries have adopted right-based mental health legislation and only 45% of countries evaluated law in full compliance with international standard. Number 3, low investment.
The report reveals a concerning stagnation in mental health investment. इंडिया में देखा गया है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत लो है. मीडियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग remains at just 2% of total health budget, unchanged since 2017. इंडिया का टोटल हेल्थ बजट का ओनली 2% मेंटल हेल्थ पर स्पेंड किया जाता है. हाई इनकम कंट्रीज स्पेंड अप टू $65 पर पर्सन. लो इनकम कंट्रीज स्पेंड एज लिटिल एज $0.4. The global median number of mental health workers stand at 13 per 1 lakh people. 1 lakh people पर ग्लोबली अबाउट 13 डॉक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पर. नंबर 4, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज प्रोग्रेसिंग स्लोली. मेंटल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म या डेवलपमेंट है वो स्लोली तरीके से उनमें प्रोग्रेस हुआ है. नंबर 5, लैक ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर मॉडल्स. Fewer than 10% of countries have fully transitioned to community-based care models. Number 6, inpatient care continues to rely heavily on a psychiatric hospital. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स पर हेवीली तरीके से डिपेंड होते हैं. Many countries have strengthened their mental health policies and programs, but greater investment and action are needed globally to promote mental well-being. What is India's status on mental health? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टेटस है? नंबर 1, सेपरेट बजट. India's direct mental health budget has remained at roughly rupees 1000 crore for recent fiscal year, with financial year 2025-26 allocating rupees 1004 crore. इंडिया में मेंटल हेल्थ बजट एवरी ईयर अबाउट 1000 करोड़ का रहता है और इस फाइनेंशियल ईयर में 1004 करोड़ यहाँ पर मेंटल हेल्थ के लिए प्रोविजन किए गए हैं. नंबर ऑफ एडिक्वेट फंडिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज स्टिल अ कंसर्न. नंबर 3, शॉर्टफॉल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है. इस इशू को भी हमें एड्रेस करना होगा. India had about 0.7 psychiatrists per 1 lakh people, far below the WHO's recommended ratio of 3 per 1 lakh people. WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि पर 1 लाख पीपल पर 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए, बट इंडिया के अंदर 1 लाख पीपल पर ओनली 0.7 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है. नंबर 4, स्टिग्मा एंड रिलक्टेंस टू सीक हेल्प एंड लैक ऑफ मैन पावर रिमेन द मेजर कंसर्न. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे पीपल के अंदर एक स्टिग्मा होता है, स्पेशली वो सोसाइटी से थोड़ा अपने आप को डिफरेंट समझकर हेल्प टेकिंग करने के लिए आगे नहीं आते हैं और ये भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है. व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं. पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क. नंबर 1, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इंश्योर द राइट टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर एंड डीक्रिमिनलाइज सुसाइड. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने राइट टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड किया है एंड सुसाइड को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया है. सुसाइड को पहले क्रिमिनलाइज किया गया था, बट मेंटल हेल्थ केयर 2017 के अंडर अब सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर का सभी को राइट गिवन कर दिया गया आर्टिकल 21 के अंडर. नंबर 2, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इंक्लूड मेंटल इलनेस इन its definition of a disability, strengthening legal protections. राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर डिसेबिलिटी के डेफिनेशन में अब मेंटल इलनेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर मेंटल इलनेस फेस कर रहा है उसको डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जा सकता है. नंबर 3, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ एज a national priority and aim to integrate it with primary health care, core programs and services related to mental health care. Number 1, the National Mental Health Program (NMHP), established in 1982, aims to provide a minimum mental health care accessible to all, especially vulnerable group. Number 2, the District Mental Health Program, part of NMHP since 1996, take a community-based approach in over 767 districts, offering services like outpatient care, early detection, and awareness campaign.
Number three, mental health services are integrated with Ayushman Bharat at over 1.73 lakh आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मेंटल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को अब आयुष्मान भारत के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंडिया के अंदर अबाउट 1.73 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड इनिशिएटिव। नंबर वन, द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मनास लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। टेलीमनास का जो फुल फॉर्म होता है वो द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये 2022 में लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड फ्री 24/7 टेली काउंसलिंग एंड टेली कंसल्टेशन विया नेशनल टूल फ्री हेल्पलाइन 14416 और 180089 इन ओवर 20 लैंग्वेजेस। टेलीमनास के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे सभी पीपल को काउंसलिंग टेकिंग करने के लिए 24/7 20 लैंग्वेज में यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। अ मोबाइल ऐप वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन अर्ली 2024 टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी। पीपल के एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने के लिए टेलीमनास की तरफ से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू पीपल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर टू, द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 aims to reduce suicide mortality by 10% by 2030 through early intervention and awareness program। अर्ली इंटरवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में 2030 तक सुसाइड रेट को 10% तक रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया, स्पेशली द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 के अकॉर्डिंग। नंबर थ्री, मनोदर्पण एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स टीचर्स एंड फैमिलीज थ्रू अ वेब पेज हेल्पलाइन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव मनोदर्पण यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और इस मनोदर्पण इनिशिएटिव के थ्रू सभी स्टूडेंट टीचर्स एंड फैमिलीज को यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट मेंटल हेल्थ रिलेटेड जजमेंट। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे हैं। राइट टू मेंटल हेल्थ। The Supreme Court has reaffirmed that mental health is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution, reinforcing the principles of the Mental Health Care Act 2017। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि मेंटल हेल्थ आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टूडेंट मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस 2025 कोड issued 15 comprehensive guidelines for all educational and coaching institutions, emphasizing a supportive environment for student। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए 15 कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन रिलीज किए हैं। इन गाइडलाइन के अंदर स्टूडेंट को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एम्फेसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूडीज टू नोटिफाई रूल्स विद इन 2 months कवरिंग रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर कोचिंग सेंटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट एंड यूटीज के लिए यहाँ पर नोटिफाई किया है कि इनके एरियाज में जहाँ भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन कोचिंग सेंटर्स में सभी स्टूडेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स एंड गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए। 2 month के अंदर इसने ऐसा करने के लिए नोटिफाई किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर ऑर्डर टू फॉर्म टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेस कंप्लेंट। स्टूडेंट से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हेड की जाएगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर गिवन किया गया है कि सभी प्रोविजंस डिस्ट्रिक्ट। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इंडियाज एविएशन सेक्टर स्टेटस, पोटेंशियल, challenges and way forward। स्टेटस ऑफ एविएशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एविएशन सेक्टर का क्या स्टेटस है। नंबर वन, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन। India's aviation industry has experienced significant growth in the past some years. India is the third largest domestic aviation market globally। इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। नंबर टू, रोल इन जीडीपी। इंडियन एविएशन also contribute 5% of the GDP, creating a total of 5 million jobs।
इंडियन एविएशन सेक्टर इंडिया के जीडीपी में अबाउट 4% का कंट्रीब्यूशन करता है। अबाउट 4 मिलियन जॉब्स एविएशन सेक्टर के द्वारा क्रिएट की गई हैं। नंबर 3, द इंडियन एविएशन फ्लीट कंसिस्ट ऑफ ओवर 860 एयरक्राफ्ट अकाउंटिंग फॉर अराउंड 2.4% ऑफ ग्लोबल फ्लीट एंड टोटल ऑपरेशनल एयरपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 74 in 2014 to 162 in 2025। इंडिया के एविएशन सेक्टर में अबाउट 860 एयरक्राफ्ट हैं। वर्ल्ड के टोटल फ्लीट का अबाउट 2.4% है। इंडिया में 2014 में जहां 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहीं 2025 में अब 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। नंबर 4, पैसेंजर ग्रोथ। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक हैज सीन सिग्निफिकेंट एनुअल ग्रोथ विद फिगर्स एक्सीडिंग प्री पैंडेमिक लेवल। नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। India has a high share of women pilots, about 15%, significantly above the global average of 5%. What are the key drivers of India's aviation growth? इंडिया के एविएशन ग्रोथ के लिए की ड्राइवर्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1, ग्रोइंग मिडिल क्लास। India's growing middle class has doubled domestic air travel in a decade, reaching 37.6 crore in financial year 2024 with 15% year by year growth. This demographic shift has led to increased demand for affordable and accessible air travel, especially on domestic routes. Number 2, fleet expansion. Airlines like Indigo and Air India have placed massive aircraft numbers. The number of operational commercial aircraft is expected to reach 1,100 by 2027, up from 771 in 2023. Number 3, tourism and business travel. The rise of religious, medical, adventure tourism and growing business travel has boosted to overall growth of India's aviation sector. Number 4, talent pool. India has 50% women pilot compared to the global average of 5%, highlights significant progress in aviation gender equality. Number 5, increasing private sector participation. Public-private partnership airport have grown from just 5 in 2014 to 24 in 2024. The national monetization pipeline includes privatization of 25 airports. नंबर 6, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक हैज enhanced regional connectivity by subsidizing airfares and developing airports. Under Udan, over 519 routes have been operationalized, improving accessibility to the remote and interior regions across the country. Digi Yatra enable contactless, paperless air travel through facing recognition technology for seamless passenger processing. The government allow 100% foreign direct investment (FDI) in in scheduled domestic airlines, which non-residents Indians while non-residents Indians can invest 100% under the automatic route in scheduled air transport services. Between 2000 and 2024, India attracted USD 3.85 billion in FDI in the air transport sector. India implements uniform 5% integrated goods and service tax on aircraft part to boost the domestic maintenance, repair and overhaul industry, which is projected to reach USD 4 billion by 2030. What challenges does Indian aviation face? Indian aviation present में क्या क्या challenges face कर रहा है? Number 1, high fuel cost. Aviation turbine fuel is heavily taxed in India, making up a significant portion of airline operating expenses and adding to the financial burden. Number 2, aviation is a low margin industry with a global net profit margin of just 3.6%. Number 3, exchange rate volatility. The depreciation of the Indian rupee against the US dollar raised cost for the airlines as key expenses like aircraft leasing and fuel import are dollar dominated. Number 4, sustainability. The global aviation industry is committed to achieving net zero carbon emission by 2050. But India's efforts are hindered by the slow adoption of sustainable aviation fuel and limited green airport infrastructure, impacting its progress in reducing emissions and environmental impact. Number 5, lack of regional connectivity. Despite progress under the Udan scheme, many Tier 2nd and Tier 3rd cities, especially in developing states like Telangana, remains connected. Number 6, regulatory complexity and overlaps. Multiple agencies oversees aviation, leading to overlapping mandates and delaying clearances. Airlines face complex compliance burden, including taxation, environmental clearance, and airport charges. Number 7, underdeveloped airspace modernization.
Rapid increase in aircraft has not been aligned with modernization of air traffic control and airspace optimization, especially in busy sectors, leading to flight routing and delays. Additionally, weak cargo infrastructure hampers freight growth despite rising demand. What measures are needed to strengthen India's aviation growth? Number one, rationalization of ATF taxation. Number two, airspace modernization. Number three, boost sustainability. Number three, incentivizing cargo infrastructure. Number one, rationalization of ATF taxation. Bring ATF under the GST regime to reduce cascading taxes and provide uniform pricing across states. Number two, airspace modernization. Expedite the proposed civil air traffic management system with advanced surface movement guidance and control system to optimize airspace usage and reduce delays. Number three, boost sustainability. India, the world's third largest ethanol producer and consumer, has a strong potential to lead the SAF production via the alcohol to jet pathways. Number four, incentivizing cargo infrastructure. Develop dedicated air cargo hub under Krishi Udan 2.0 with cold chain and warehousing for perishable and high value goods to boost rural incomes and export. What are the government initiatives for aviation sector in India? इंडिया में एविएशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? नंबर वन, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। नंबर टू, उड़ान स्कीम। नंबर थ्री, डिजी यात्रा। नंबर फोर, ओपन स्काई पॉलिसी। नंबर फाइव, ओपन स्काई एयर सर्विस एग्रीमेंट। नेक्स्ट, एफडीआई पॉलिसी, टैक्स एंड ड्यूटी कट्स। नेक्स्ट, गगन जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। This is PYQ related to this article. Question. Examine the development of airports in India through joint ventures under public-private partnership model. What are the challenges faced by authorities in this regard? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था. In this session, we will discuss about pension reforms in India. The pension system in India has undergone a significant transformation over the years with three major schemes. Number one, old pension scheme. Number two, new pension scheme. Number three, proposed unified pension scheme, marking the different phases of government policy. इंडिया में पेंशन सिस्टम ओवर द ईयर्स इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुए, स्पेशली थ्री मेजर स्कीम्स के थ्रू. ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम. इन सभी स्कीम के थ्रू इंडिया में पेंशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है. ईच स्कीम इम्पैक्ट रिटायरीज इन डिफरेंट वेज. ओपीएस often being viewed as a more secured system compared to the NPS, which ties retirement fund to volatile market conditions. एनपीएस के साथ अगर कंपेयर किया जाए, ओपीएस को मोर सिक्योर सिस्टम माना गया, बिकॉज एनपीएस को यहाँ पर मार्केट कंडीशन के वॉलेटाइल के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया. इट मीन मार्केट कंडीशंस में जो भी अप एंड डाउन आएगा, रिटायर्स को गिवन किए जाने वाले फंड में भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर आ सकता है. As the world witnessed a retreat from neoliberal policy, the debate around welfareism is being ignited. Number one, old pension scheme. Nature, defined benefit scheme. Benefit assured 50% of last drawn salary plus dearnage relief. Funding, unfunded. Issue, unsustainable fiscal burden and rising unfunded liability. Provisions in old pension scheme. Old pension scheme के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए? Number one, the old pension scheme prevalent before 2004 guaranteed a defined benefit pension to government employees. ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बिफोर प्रेवलेंट में थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट की गारंटी गिवन की गई थी. इट मीन्स यहाँ पर जो बेनिफिट गिवन किया जाता था उसको डिफाइन किया गया था और उसकी गारंटी गिवन की गई थी. नंबर ऑफ पेंशन अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय एट लास्ट ड्रोन सैलरी. ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन अमाउंट फिक्स की गई थी, लास्ट ड्रोन सैलरी के बेस पर इसको डिटरमाइन किया गया था. Number three, government was solely responsible to disbursing the pension. Number four, provided stability and ensured that retirees were secure from any financial market risk. ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ये इंश्योर किया गया था कि फाइनेंशियल मार्केट में अगर कोई रिस्क आता है तो यहाँ पर रिटायर पर्सन को स्टेबिलिटी एंड इंश्योर यहाँ पर गिवन किया गया. Number five, the reliance on a fixed percentage of the last drawn salary for pension means that employees could plan their retirement with a sense of financial security. फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सेंस के बेस पर रिटायरमेंट यहाँ पर
पर्सन यहाँ पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग टेकिंग कर सकते थे। नंबर 6, reflected the government's commitment to social security by excluding the market from the system and offering guaranteed pension. नंबर 2, न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम। नेचर, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। की फीचर्स, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 10% each, voluntary tier second, mandatory annually purchase 40% at exit of for lifetime pension. Regulator, PFRDA, goal, shift risk to individual, create saving culture. Issue, market exposure, lower coverage in informal sector. प्रोविजंस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं? नंबर 1, शिफ्ट वॉज फ्रॉम अ डिफाइंड बेनिफिट मॉडल टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल। ओल्ड पेंशन स्कीम में पहले डिफाइंड बेनिफिट मॉडल यूज किया गया था, अब यहाँ पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल फॉलो किया गया। नंबर 2, एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू अ पेंशन फंड विच वॉज देन इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट। एम्प्लॉय और गवर्नमेंट अब यहाँ पर पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया था, जिसको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था अमाउंट को। नंबर 3, द पेंशन पे आउट अंडर द एनपीएस इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, मीनिंग रिटायरीज इनकम आर नाउ सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। एनपीएस के अंडर जो भी पेंशन का पे आउट था उसको इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के साथ ऐड कर दिया गया। मार्केट फोर्सेस में जो भी फ्लक्चुएशंस आएगा वो रिटायर के इनकम को अफेक्ट करेगा। नंबर 4, the shift from OPS to NPS represent the new liberal tendency to reduce state involvement in welfare provisions and transfer risk to individuals. Number 5, the NPS left retirees vulnerable to market volatility, effectively placing their future at the mercy of speculative market conditions. Number 6, has drawn criticism because the security once provided by the state under OPS has been eroded. Number 7, create wider concern about the commercialization of public welfare program and the weakening of the state social responsibility. Number 3, unified pension system effective from April 1, 2025. इस ईयर अप्रैल 1 से ये इफेक्टिव कर दिया गया। नेचर इज एन ऑप्शनल हाइब्रिड पेंशन प्लान फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट ऑफर assured inflation index retirement benefit under the national pension system architecture. Aim aim to combine the security feature of the old pension scheme with the contributory model of the NPS. Key features of UPS. यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के की फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर, एश्योर्ड पेंशन, एम्प्लॉइज with at least 25 years of qualifying service are eligible for a pension equal to 50% of their average basic pay drawn in the last 12 months before retirement. कोई भी पर्सन जिसने 25 ईयर सर्विस गिवन किया है उसको यूपीएस के अंडर पेंशन गिवन किया जाएगा। नंबर ऑफ मिनिमम गारंटेड पे आउट, अ मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 per month is assured for employees who superannuate after a minimum of 10 years of qualifying service. Number 3, family pension. The legally widowed spouse of a deceased pensioner will receive a family payout of 60% of the admissible pension amount immediately prior to the demise for life. Number 4, inflation protection. The assured pension and the family pension are indexed to inflation through dearness relief, as notified by the central government from time to time. Number 5, contributions. Employer 10% of basic pay plus DA. Government 10% of employees individual pension account plus an additional estimated 8.5% to a separate pool corpus to support the assured payout. Number 6, gratuity. UPS subscribers are eligible for both retirement and death gratuity benefit under the existing Central Civil Service Rules 2021. Number 7, partial withdrawals. Allow up to 3 times during services for specific purpose like deduction, education, marriage or medical emergencies, up to 25% of the employee's own contributions. Reforms for the informal sector. Number 1, Adult Pension Yojana 2015 for unorganized workers guaranteeing minimum pension. अडल पेंशन योजना जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है और इसमें मिनिमम पेंशन गारंटी गिवन की गई है। नंबर 2, ई श्रम पोर्टल, नेशनल डाटाबेस फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स टू लिंक देम टू सोशल सिक्योरिटी। इनफॉर्मल वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंक करने के लिए ई श्रम पोर्टल एक नेशनल डाटाबेस टेकिंग करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।